नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश से लगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया होने के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के अब बहस शुरू हो गई है। यूपी में कांग्रेस की करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है। साथ ही एक सवाल यह भी है कि क्या एमपी में भी डबल इंजन की सरकार चलेगी। 2023 का विधानसभा चुनाव मोदी और शिवराज सरकार दोनों के नाम और काम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि यूपी में बीजेपी इसी फॉर्मूले पर लड़ी और आगे बढ़ी। चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 13 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। यहां की 28 सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों का सीधा सीधा असर पड़ता है। मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का मनोबल टूटा है और ये उनके बयानों की झलक भी दे रहा है। तो वहीं यूपी में कांग्रेस की करारी हार के बाद बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और उसके निशाने पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व या सीधे कहें तो गांधी परिवार है। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं और वहां पर जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, उसके बाद सीधे चर्चा पर चलेंगे। राणा जी से प्रार्थना है कि ये यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें। सपा की सरकार होती तो शायद लोग छोड़ते, पश्चिम बंगाल की तरह की कोई वो होता, तब तो योगी राज है, राम राज्य है। और राम राज्य में सभी को स्थान होता है और इसलिए आप बेहतरीन शायर हैं। राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए, आराम से रहिए। 5 राज्यों के चुनाव से हमको सीखने को मिला है, निराशा अपनी जगह है, उतार चढ़ाव हार जीत अपनी जगह है। हम लोगों को जो कमियां रही उस कमियों को दूर करेंगे। हम लोग नौजवान और महिलाओं पे काम करेंगे। निश्चित रूप से हम आने वाले इसके बाद के चुनाव में अभी जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके चुनाव बाकी राज्यों में जब होंगे हम निश्चित रूप से जीतेंगे। नीतियां कहीं बदल दी, कांग्रेस की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। देश के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का देश का नौजवान और महिलाएं कांग्रेस के साथ खड़ी है। में धमाका हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी धमक सुनने को मिली है। और इस धमक का मध्य प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा, मध्य प्रदेश कांग्रेस में इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ असर पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा था शुरुआती दौर पर कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बागडोर संभाली उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद से, लगातार उन्होंने कई ऐसे मामले रहे जिन पर खुलकर आवाज उठाई और एक समय ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कुछ जादू करने वाली हैं। जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, धीरे धीरे समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी के तौर पर आई और जब नतीजे आए तो नतीजे में स्थिति ये देखने को मिली कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। तो क्या जिस तरह से एक उम्मीद लगाई जा रही थी खासकर के उत्तर प्रदेश के चुनावों से कि वहां से शायद अच्छा एक बेहतरीन प्रदर्शन हो और कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिले और उसका असर शायद मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता, लेकिन अब मध्य प्रदेश में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख, नेता बीजेपी, अभिनव बरौलिया, नेता कांग्रेस, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अभिनव जी, आप ही से जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, उनको प्रभार दिया जाता है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था। तमाम उन्होंने बातें रखी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र भी तैयार किया, जिसमें उन्होंने एक कैटेगरी वाइज अलग अलग चीज़ें रखी कि हम क्या कुछ करना चाहते हैं, अपना एक विजन दिखाया लोगों को, या कहे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, उनको एक उम्मीद जगी कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में शायद इस बार कुछ संजीवनी देने का काम कर सकती हैं और उसके बाद ये पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि अब कांग्रेस दोबारा से उठ रही है और उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन जो नतीजे रहे वो सबको पता है, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। क्या मध्य प्रदेश में अब आने वाले 2023 के चुनावों में इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है। अगर पीएम मोदी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो जहां बीजेपी की पार्टियां होती हैं वहां बीजेपी में कॉन्फिडेंस आता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई, क्या आप वहां से कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि इसका असर अब मध्य प्रदेश में पड़ेगा?
सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा, हमारे गुलरेज भाई को बधाई दूंगा कि उन्होंने चुनाव बहुत अच्छे ताकत से लड़ा और वो जीते। रही बात मध्य प्रदेश की, तो 2017 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। उसके बाद 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। उस टाइम भी यही बात की जा रही थी कि अब तो 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत गई और यहाँ पे ऐसा मतलब आंधी आएगी और सब जगह साफ हो जाएगी कांग्रेस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, मुद्दों पे चुनाव होता है, पार्टी किस तरीके से अपने बात रखती है, किस तरीके से मैं इसके गर्त में जाना चाहूं तो जिस तरीके से जहरीली और गंदी और एक अजीब तरीके की राजनीति, मुद्दों की राजनीति पे चुनाव नहीं लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, जिस तरीके से भी लड़ा वो जीते, लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश में जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो आज भी जिंदा हैं। जिस तरीके से तोड़फोड़ कर यहां पर सरकार ने, भाजपा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और जीत मतलब अपनी सरकार बनाई है अभी 2 साल पहले फिर से, अब देख रहे होंगे किस तरीके से उनके अंदर झगड़े चल रहे हैं, सारी चीज हो रही है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से जीतेगी भी। गुलरेज जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी और साफ तौर पर जो नतीजे आए उनसे साफ स्पष्ट हुआ कि बसपा ने अपनी चाल बहुत धीमी रखी और अंदरूनी एक सपोर्ट जिस तरह का मिलना चाहिए था बीजेपी को, एक बड़ा जैक लगा करके अपना काम किया है। मध्य प्रदेश में भी कई जिले ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं, खासकर बुंदेलखंड का क्षेत्र हुआ, चंबल क्षेत्र हुआ, जहां पर बसपा अपनी पकड़ रखती है। क्या उसका लाभ मध्य प्रदेश में भी अब बीजेपी लेगी? देखिए, जहाँ तक बसपा की बात है, मैं बसपा का ना प्रवक्ता हूँ ना उनका नेता हूँ, तो मैं उनके विषय में क्यों कहूँ। लेकिन एक बात याद रखिए कि प्रकृति का एक नियम होता है कि वैक्यूम जो होता है वो ज्यादा देर नहीं रहता, वो वैक्यूम हमेशा भर लिया जाता है। और वैक्यूम किसी का भी हो, किसी दल का हो, किसी व्यक्ति विशेष का हो, वो प्रकृति नहीं रहने देती। तो प्रकृति के जो नियम है वो चलते हैं। यदि बसपा चुनाव नहीं लड़ती है, आपने कहीं मायावती जी को मेहनत करते हुए नहीं देखा। देखिए, आजकल जो पराक्रमी होता है ना, पराक्रमी और परिश्रमी, उसी का प्रदर्शन होता है। और जो ये भाजपा का जो आपने 5 में से 4 राज्यों में आपने प्रदर्शन देखा, जो जीत के झंडे गड़े हुए देखे, वो हमारे पराक्रमी और परिश्रमी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था, उनके परिश्रम का, उनके पराक्रम का प्रदर्शन था। तो अगर बसपा नहीं कर रही है तो वो वोट कहीं ना कहीं जाएगा। और साहब, आज के समय जो जनता है ना, वो बहुत बुद्धिमान है, अपने वोट को वेस्ट नहीं होने देती। और मध्य प्रदेश में तो 2018 में उसने देखा, उसके तुरंत बाद आप देखिए कि जैसे ही सिंधिया जी जाते हैं इनके पास से और वापस उपचुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, तो जो विधायक, जैसे मैं तुलसी भैया की बात करूं, तुलसी भैया लगभग 3,500 वोट से कांग्रेस के सिंबल पे जीते थे। जब भाजपा के सिंबल पर लड़ते हैं ना, 50,000 से ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं। तो जनता ने अपना रुख साफ कर दिया कि वो जो 1.5 साल की सरकार थी उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। और अभी तो जो है ना साहब, कांग्रेस को, जिसको अंग्रेजी में शब्द होता है इम्प्लोड होना, कि अंदर एक होता है विस्फोट और एक होता है इम्प्लोड। इम्प्लोड अंदर से ही होता है, वो भड़बड़ा के चीज गिरती है, जैसे एक कंट्रोल डायनामाइट से एक्सप्लोजन किया जाता है तो बिल्डिंग गिरती है। वो स्थिति बन चुकी है कांग्रेस पार्टी में। आज ही का आप ट्वीट देखिए, ये जीतू पटवारी जी का, जो ये लिखते हैं, धैर्य और समय 2 सबसे महान योद्धा है, सुप्रभात। अब ये धैर्य और समय 2 सबसे महान योद्धा है, लियो टॉल्स्टॉय की ये लाइन ट्वीट की थी राहुल गांधी ने। और वो जब करी थी, जब कमलनाथ जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उनके एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े थे और दूसरी बाजू की तरफ कमलनाथ खड़े थे। तो ये जो लाइन दी है, ये आज उन्होंने, मुझे लगता है जीतू पटवारी जी ने अपने आला कमान को राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी के लिए दी है कि मैं कुछ करूंगा यदि मेरी नहीं सुनी गई तो। क्योंकि वो दिख रहा है कि वो अलग थलग पड़ चुके हैं। और हमने बहुत सुना था साहब G23 का, कल के जो नतीजे आए हैं उसके बाद आप लिख कर रख लीजिए कि जो G23 था ना, ये G123 2-4 दिन में बन जाएगा। तो कांग्रेस की जो प्रवक्ता महोदय, उनको मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे बधाई दी। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। उनको चुनाव लड़ना बहुत दूर की बात है, वो आपस में लड़ रहे हैं, वहीं जो जीत जाएगा वही पर्याप्त है उनके लिए। अभिनव जी, एक बात आपने अभी कही थी कि अभी गुलरेज जी ने भी कहा कि जिस तरह से अगर पार्टियों को लेकर बात कही जाए तो एक संगठन एक बड़ा काम करता है, और जिस तरह से लड़ाई झगड़े की बात कही जा रही थी, आपने कहा कि बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है और बीजेपी तमाम आरोप
कांग्रेस पर लगाती रही कि कांग्रेस का संगठन ऐसा है कि वहां कोई नहीं टिक पाता। कहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, कहीं आपस में ही गुटबाजी होती है, कहीं सड़क पर बैठकर ही बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं। ये बातें मीडिया में आ चुकी हैं, सोशल साइट्स पर ये चीजें आ चुकी हैं। इससे भी क्या लोगों के बीच में ये संदेश नहीं जाता कि इनके आपस में ही कोई सामंजस्य नहीं है? ये किस तरह से सरकार बनाएंगे, किस तरह से लोगों के साथ सामंजस्य बिठाएंगे? देखिए, छोटी मोटी बातें जो होती हैं और घटनाएं होती हैं वो हर पार्टी में होती हैं। अभी हाल ही में नरोत्तम मिश्रा जी ने देखा होगा कुर्सी पे अपने भोपाल के जो जिलाध्यक्ष थे उनको किस तरीके से हटाया था कि आप जाइए यहां से। तो ये ऐसी जो घटनाएं होती है, इससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम मतलब पार्टी में कोई टूट है। देखिए, मुद्दे जो हैं, चुनाव जो होते हैं वो मुद्दों पे लड़े जाते हैं। अभी हमारे भाई भाजपा के प्रवक्ता जिस तरीके से पूरे समय उन्होंने गांधी परिवार और कमलनाथ जी और सारी चीजों पे बात करी 10-5 मिनट तक, लेकिन हम बात करते हैं मुद्दों पर। बेरोजगारी, बिजली का बिल, महंगाई, ये आज के मुद्दे हैं। इन पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम पर, ना कि पार्टी में ऐसा हो रहा है या गांधी परिवार के साथ ऐसा हो रहा है या कमलनाथ जी के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, इस पार्टी में कमलनाथ जी थे, हैं और रहेंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। लेकिन जिस तरह से तमाम बातें आपने कही, एक सवाल मेरा है, उसके बाद गुलरेज जी आप सवाल पूछना। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम करके या इस तरह की बातें करके राजनीति की जा रही है, वोट लिए जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक को अगर इस चीज में अच्छा लग रहा है तो आप भी करिए, क्योंकि पब्लिक इस चीज से खुश है तो उनको वोट दे रही है। नहीं, हम ये नफरत की और गंदगी फैलाने की राजनीति में कांग्रेस पार्टी कभी भी विश्वास नहीं रखती है। हमेशा मुद्दों पे बात करती है। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए, जो भी संकल्प पत्र दिया, उसमें सच्चाई के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहीं पर भी घमंड नहीं दिखाया, अहंकार नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अहंकार में रहती है, आज भी अहंकार में है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम ये सब नफरत फैलाकर और ये गंदगी के साथ राजनीति और छल कपट के साथ जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम इसी तरीके से हमेशा करते रहेंगे। लेकिन समय एक सा नहीं रहता है। आने वाला समय क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये तो ऊपर वाला जानता है और समय बताएगा। तो हमें कभी भी घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में सब एक हैं। भले ही ये बात कर रहे हैं जीतू पटवारी जी की, जीतू पटवारी जी जो भी लिख रहे हैं या कर रहे हैं वो एक लोगों, हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, ना कि इस चीज का गलत मतलब निकालना चाहिए। कमलनाथ जी इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। गुलरेज जी, देखिए, मुझे वही लगता है कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कांग्रेस पार्टी में। अभी से 1 घंटे पहले एक और दूसरी चैनल पर मैं संवाद कर रहा था। योगेश गुप्ता जी जो इनके प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो हमको कुछ तारीख बताए थे, महीना बताए थे 2023 का जून या जुलाई, उसमें नया अध्यक्ष मिल जाएगा एमपीसीसी को। तो और अभी हमारे महोदय जो मित्र बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये जो अंतर कला है कांग्रेस की, मैं इसको इंगित करना चाह रहा था। मेरे भाई ने उसको गलत वे मेरा समझा। लेकिन आप बताइए, एक प्रवक्ता अभी आकर, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात करी होगी, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ गुलरेज भाई। गुलरेज भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करी होगी। नहीं, मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि फिर भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएगा, तो उन्होंने बोला इस साल के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएगा। और जून जुलाई का कुछ तारीख बताया, महीना बताया उन्होंने, जुलाई अगस्त बताया, शायद 2023 तक प्रदेश को अध्यक्ष मिल जाएगा। तो आप ये बताइए, एक प्रवक्ता कुछ कह रहा है, दूसरा प्रवक्ता कुछ कह रहा है, तो बात किसको माने? मतलब आप देखिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितना है, अंतर कलह कितना है। आप जीतू पटवारी जी को देखिए। जीतू पटवारी जी का कुछ दिनों पहले विधानसभा वाला कांड हुआ, वहां पर कमलनाथ जी ने उनको कुछ बहुत कुछ कहा उनके विषय में। उसके बाद वो कहते हैं मैं तो उनके पैर की धूल बराबर भी नहीं हूँ। आज उनका ये ट्वीट आना, यदि ये मनोबल बढ़ाने की बात थी तो इस प्रकार का ट्वीट आना चाहिए था। गुलरेज जी मैं वाला का नहीं आया। जी, गुलरेज जी, थोड़ा मतलब हम थोड़ा सा अभी 2 मिनट के लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से नहीं बात करते हुए, मतलब हाँ बिल्कुल जनरल बात करें हम। देखिए, मैं वही कह रहा हूं आपसे, जो बड़ा होगा उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। सुनिए आप मेरी बात, गुलरेज जी, पार्टी को हटा दीजिए। कोई बड़ा होगा तो उसको रिस्पेक्ट तो दी जाएगी ना। और कुछ गलत हो रहा होगा, पार्टी के मुद्दों की बात करनी होगी या भारतीय जनता पार्टी के कुछ गलत कामों को उजागर करना होगा, तो एक
इंसान अपनी बात रखेगा। और कमलनाथ जी सबसे सीनियर है, सुनिए मेरी बात, कमलनाथ जी सबसे सीनियर है। आपकी पार्टी में कोई भी सीनियर होगा, उसकी हमेशा जूनियर जो नेता होगा आपका, वो हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। तो ये इस रिस्पेक्ट को और इन बातों को और पैरों की धूल और ये सब बातें बिल्कुल भी इसको मानना नहीं चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए हाँ ठीक है, उनके आपस में सबका परिवार है, आपका भी भाजपा परिवार है, हमारा भी कांग्रेस परिवार है। सुनिए आप गुलरेज जी, भाजपा आपका भी भाजपा परिवार है, वहां भी झगड़े होते हैं। मैंने आपसे भी क्या बोला, नरोत्तम मिश्रा जी ने कुर्सी पे बैठ के, आपने वीडियो देखा था सुमित पचौरी जी को कैसे वो नीचे बैठ गए थे। नहीं देखिए आप तो हम भी ये मान लें कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरी जुबान से मेरी पार्टी बोल रही है और आपकी जुबान से आपकी पार्टी बोल रही है। अभी प्रवक्ता के रूप में यदि योगेश गुप्ता कहते हैं कि अगले साल जून जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त में पार्टी को नया प्रेसिडेंट मिलेगा, और आप कह रहे हो कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मैं इसी वहां की बात कर रहा हूँ जो आपके दल में चल रही है। और थोड़ा सा आप ये भी समझिए, हर चीज का राजनीति में एक समय जो होता है ना, समय काल स्थिति परिस्थिति, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जीतू पटवारी ने वही शब्दों का चयन किया जो राहुल गांधी ने किया था। कब किया था? जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक हाथ पर थे और दूसरे हाथ पर, दूसरे कंधे के उधर खड़े थे कमलनाथ जी। उन्हीं शब्दों का आज उपयोग किया है जब पंजाब आप आ रहे हैं। तो आप इन सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन समझिए क्या हो रहा है। देखिए, समझने के लिए तो इतनी सारी चीजें हैं कि आप जनता को कैसे गुमराह करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे गुमराह करते हैं। यहां कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा है ना। नहीं, सुनिए, मिसकम्युनिकेशन या जो भी है, मैं हम पब्लिक डोमेन की बात कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूं। पब्लिक डोमेन में आप बहुत समझदार हैं गुलरेज जी, और आप जानते हैं, आप गुलरेज जी एक बात बताइए, आप जानते हैं शायद मैं आपसे 2-3 बार पहले भी डिबेट कर चुका हूं और मैं तथ्य पे और बिल्कुल सही बात करता हूं, गलत बात नहीं करता। बिल्कुल जो बात मैं बोल रहा हूं आपसे वो बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ठीक है, ये बातें मार्केट में भी हैं, पब्लिक में भी हैं, जो चल रहा है मीडिया में है वो सब ठीक है, लेकिन हम मुद्दों पे बात करते हैं। कमलनाथ जी ने पूरे मंडलम सेक्टर जिस तरीके से बनाए हैं, जिस तरीके से लोग वर्किंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं कमलनाथ जी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं देश का इतना बड़ा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी खुद उस बात को उनने विधानसभा में बोला था कि हम सब उनके अंडर में काम कर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी बात को पकड़ के आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि उन्होंने आज धैर्य और साहस वाले जो ट्वीट किया है, तो वो एक जनरल अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए किया है उन्होंने, ना कि एक मुद्दा आप लोगों ने उसको बना लिया कि हाँ ठीक है इनमें तो फूट है। आप शायद इसी चीज को आगे ले जाके मुद्दा बनाएं, क्योंकि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे जो अभी यहां इस प्रदेश के अंदर हैं वो सिलेंडर है, महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसके बाद किसानों की जो समस्याएं, ये मुद्दे, इनसे भटकाने के लिए आप लोग ये छोटी छोटी चीज निकालते हैं कि जीतू पटवारी जी ने ऐसा ट्वीट किया है या कमलनाथ जी के साथ ऐसा होने वाला है या प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाले हैं। तो इन सब भ्रम को जनता भली भांति समझती है और जनता धीरे धीरे आपके इस भ्रम जाल को तोड़ेगी भी। नहीं देखिए, आप कुछ भी आप बातों को ट्विस्ट कर दे, लेकिन आप भी राजनीति में हैं और हम भी राजनीति में हैं, और हम दोनों समझते हैं कि राजनीति में कोई भी चीज कही जाती है, विशेषकर लिखी जाती है, तो उसका अर्थ होता है। और जीतू पटवारी को आप इमेच्योर व्यक्ति नहीं समझ सकते, वो प्रदेश के मंत्री। मैंने इमेच्योर तो बोला ही नहीं है, मैंने तो ये बोला है कि उन्होंने अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए वो ट्वीट किया है सुबह। देखिए, वो आपके जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसके राष्ट्रीय पैनलिस्ट भी हैं, तो यदि उनको ये अगर ऐसा ट्वीट आना था तो ये रणदीप सुरजेवाला की तरफ से आना चाहिए था, ना कि जीतू पटवारी की तरफ से। मतलब मैं आपकी देखिए कर रहा हूँ, हर जिम्मेदार आदमी अपना अपना ट्वीट खुद करता है। सुरजेवाला जी ने भी अपना ट्वीट किया, जीतू पटवारी जी ने भी ट्वीट किया। नहीं देखिए भाई साहब, अब आप देखिए, आपका काम है। देखिए, आपके ट्विस्ट में और आपकी बातों में मैं फंसा नहीं। सबसे बड़ी बात गुलरेज जी क्या है, मैं आपकी बातों में फंसा नहीं, आपकी बातों में आया नहीं, तो मैं आपको जवाब दे पा रहा हूं। कोई और होगा शायद वो आपकी बातों में आ गया होगा तो वो जवाब नहीं दे पा रहा होगा आपको। बीच में बोल रहे हैं, मेरी आदत कभी भी बीच में बोलने की। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जब आप व्यक्ति सामने वाला बोल लेता है उसके उपरांत ही बोलता हूँ। चलिए आप बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये कांग्रेस पार्टी के घर में क्या चल रहा है उनका आंतरिक विषय है। मुझे जितना ज्यादा इनके घर में द्वंद्व होता है तो हमको तो उसका पॉलिटिकल लाभ ही मिलेगा और मिलता भी है हमेशा। लेकिन अभी जो चीजें हैं उनको आपको समझना होगा। और चूंकि हमारा मौजूद जो बात का था कि जिस प्रकार से बसपा का वोट दोनों पार्टियों में गया, उत्तर प्रदेश में वो कुछ हद तक समाजवादी में भी गया और बहुत आया तो उसका वोट भारतीय जनता पार्टी के पास आया, तो भाजपा का। गुलरेज जी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। कंप्लीट कर लेंगे, आज जो बोले मैं नहीं बोलूंगा सर, मैं नहीं बोलूंगा।
मैं सुनूंगा आपको। जो मत मुझसे जो पूछा गया था उसमें ये था कि यूपी से लगा हुआ जो हमारा क्षेत्र है हमारे प्रदेश का, वहां पर भी बीएसपी एक फोर्स की तरह है, उस मत का क्या होगा। तो मैंने उसी पर ये बात कही थी कि प्रकृति जो होती है ना वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं करती। यदि बसपा नहीं लड़ रही है, यदि कांग्रेस नहीं लड़ रही, तो वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। किसी जमाने में कांग्रेस का पूरा का पूरा वोट हुआ करता था, लेकिन जब कांग्रेस की जो निष्क्रियता थी, अकर्मण्यता थी, जो भी उनका वंशवाद था, उससे लोग पसंद नहीं किए, तो आज वो वोट जो था वो भाजपा को ट्रांसफर हो गया। ऐसा ही दूसरे दलों के साथ होता है। चलिए अभिनव जी, और एक बात और थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि मैं विरोधी अरे गुलरेज जी, आप बोलो, मैंने बहुत तो- बोला है अभी। मैं आपको बोलने का, मैं आपका शायद कई जगह बोलने भी नहीं दिया मैंने आपको, बहुत ज्यादा बोला मैंने। बोलिए आप। फरमाइए। अरे आप बोलिए ना, अभी बोल रहे थे ना कुछ बात। चलिए आप। और हाँ चलिए मैं कंप्लीट कर लूं तो मैं तो विरोधी दल का भी उदाहरण देता हूँ यदि सकारात्मक होता है तो। आपने देखा होगा पिछला जो 2017 का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें समाजवादी पार्टी के कुनबे के अंदर, उनके पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा अंतर्कलह थी, तो उनका परिणाम बहुत खराब आया था, 40s में आया था। उससे बेहतर उनका प्रदर्शन अभी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी उनकी जैसी भी पार्टी है, वंशवादी है, जो भी है, गुंडावादी है, सब कुछ है, वो लोगों ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। लेकिन चूंकि उनको कुनबा नहीं लड़ रहा था तो परिणाम कंपेरेटिवली बेहतर आए। तो कांग्रेस को भी ये सोचना होगा। तो हम जब बोलते हैं ना, हम लोकतांत्रिक दल हैं, हम चाहते हैं कि विपक्ष भी जो सकारात्मक हो, लेकिन कांग्रेस नकारात्मक विपक्ष की तरह ही उपयोग कर रहा है अपने समय को। चलिए अभिनव जी, जिस तरह से बीजेपी ने इस बार जो भी प्रदर्शन किया, बहुमत की ओर बढ़े, उत्तर प्रदेश में एक चीज वहां पर देखने को मिली कि अपना दल एस को उन्होंने शामिल किया, जिसको एक अच्छी परफॉर्मेंस की। बड़े बड़े दलों से अच्छी परफॉर्मेंस छोटे छोटे दलों ने की। चाहे निषाद पार्टी की हम बात करें, संजय निषाद जी की पार्टी की, चाहे हम बात कर लें अपना दल की, तो इन दोनों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। बसपा से ज़्यादा सीटें मिली, कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिली, यानी कि बड़े बड़े दलों से भी ज़्यादा सीटें छोटे छोटे दल लेकर आए। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो क्या कांग्रेस इस तरह की कोई रणनीति अपना सकती है? जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे जेएस है और तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं, क्या इनको कांग्रेस अपने साथ लेकर आने वाले चुनावों में देखी जा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है और वहाँ पे जिस तरीके से पार्टियां हैं, वहाँ पर पार्टियों की तादाद ज़्यादा है। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़े मार्जिन से या बहुत बड़े मार्जिन से हम कह सकते हैं कि जीती नहीं है। वहाँ पे उसकी स्थिति ग्राफ गिरा ही है उसका। उसकी पार्टी, उसके जो वोट शेयर है वो भी कम हुआ है, उसकी सीटें भी कम हुई हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ पे सीधी है, कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियां हैं। कांग्रेस के साथ जो आएंगे वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ जो जाएंगे वो भाजपा के साथ रहेंगे। तो यहाँ सीधी टक्कर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति को यहाँ नहीं समझना चाहिए। मैं फिर वही बात बार बार कहूंगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश की स्थिति के हिसाब से हुआ है और मध्य प्रदेश का चुनाव जो होगा वो सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच रहेगा। जो भी छोटी मोटी पार्टियां आएंगी, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे जयस हो, ये जिसके साथ रहेंगी वो उस समय की स्थिति पे निर्भर रहेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, यहां पर कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और सिर्फ मुद्दों पर लड़ेगी, किसी और चीज पे चुनाव नहीं लड़ेगी। गुलरेज जी, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो डबल इंजन को लेकर बड़ी बातें कही गई। और डबल इंजन जो एक शब्द है वो हर रैली में, चाहे प्रधानमंत्री ने की हो, चाहे योगी आदित्यनाथ ने की हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां कई सभाएं करने गए, उन्होंने भी डबल इंजन को लेकर बातें कही। आने वाले 23 में क्या मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन के ही फायदे गिनाए जाएंगे, या मध्य प्रदेश अपनी कुछ चीजें बता करके जनता के बीच में जाने वाली है? नहीं, दोनों की बात होगी। केंद्र की बात भी होगी और प्रदेश की सरकार की भी होगी। जब डबल इंजन है और जनता के आशीर्वाद से जब डबल इंजन मिला है तो दोनों की ही उपलब्धियां गिनानी होंगी। और वैसे भी यदि दोनों दलों की, जब दोनों जगहों पर एक ही दल की सरकार होती है तो जनता भी उसी पैमाने पर आपको बोलती है कि आपके केंद्र ने क्या किया है और आपके प्रांतीय सरकार ने क्या किया है। फिर मत भूलिए एक बात कि मध्य प्रदेश में शिवराज डिविडेंड है और बहुत अच्छा खासा है। और उसी प्रकार से पूरे देश में आप देखिए मोदी डिविडेंड मिलता ही मिलता है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए कहां हम 3 सीट से 77 सीट पे पहुंच गए। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी योगी डिविडेंड भी मिला है और मोदी डिविडेंड भी मिला है। तो हम दोनों डिविडेंड को यहाँ भी कैश करेंगे। शिवराज डिविडेंड भी रहना है और मोदी डिविडेंड भी रहना है। इसलिए डबल इंजन की डेफिनेटली बात होगी, डबल इंजन की उपलब्धियां डेफिनेटली बताई जाएंगी और जनता भी हमसे अपेक्षा
उठाती है उस चीज की कि आप जब रिपोर्ट कार्ड दो तो आपके प्रदेश का भी दो और आपके केंद्र की नीतियों का भी दो, क्योंकि दोनों जगह हमने आपको आशीर्वाद दिया है। हमने लोकसभा में भी आपको वोट दिया था, हमने आपको विधानसभा में भी दिया है। तो चेहरा शिवराज ही होंगे या कुछ परिवर्तन भी है? ये शिवराज ही होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत और अपने धन्यवाद। अपने पक्ष रखने के लिए। लेकिन यूपी में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस की जिस तरह से स्थिति बनी है, वाकई स्थिति बड़ी गंभीर रही। और अब आने वाले मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा चुनावों की बात करें 2023 में, तो यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां बनने वाली हैं और क्या कुछ वो समीकरण होंगे जिनको लेकर बीजेपी और कांग्रेस लोगों के बीच में जाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।